चेयर लेते आइए। चेयर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे लोकसभा और कल हमने राज्यसभा देखा था और आज हम देखेंगे लोकसभा जो जनता का सदन है। और ख़ास तौर पे दोस्तों, डेमोक्रेसी का यही मतलब है कि हमारी इच्छा शासन हो। अब देखो, ये बात हमें याद दिला दें, ये हमारा शासन लोकतांत्रिक है। अब हमारा शासन लोकतांत्रिक है, ये बाकायदा प्रस्तावना में लिखा गया है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक प्रस्तावना में लिखा गया है। उसी का व्यवहारिक रूप क्या है? लोकसभा। क्योंकि लोकतंत्र का शाब्दिक मतलब है लोगों का शासन, लेकिन आप जानते हो इतने बड़े देश में लोगों का शासन कहाँ हो पाएगा? गांव में तो संभव है। अगर भारत का आकार गांव जितना बड़ा होता और हमारी जनसंख्या 5000 होती तब तो लोग एक साथ बैठ भी सकते थे। लेकिन इतने बड़े देश में तो सिद्धांत निकाला गया कि लोगों के शासन का मतलब है कि जनता के प्रतिनिधियों का शासन। इसीलिए लोकतांत्रिक सरकार का मतलब माना गया प्रतिनिधि सरकार। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब माना गया कि जनता की निर्वाचित सरकार। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब गया जनप्रतिनिधियों की सरकार, यानी हमारी इच्छा को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? हमारी रिप्रेजेंटेटिव। यही डेमोक्रेसी है। और 5 साल में आप याद रखो, कहीं चुनाव का समय 4 साल हो सकता है, कहीं 5 साल, कहीं 2 साल। लेकिन लोकतंत्र में निर्वाचन न हो तो ऐसा लोकतंत्र हो नहीं सकता। लेकिन बच्चों एक बार पीटी में सवाल आया था कि क्या निर्वाचन ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है? तो आपको ये भी याद दिला दें, निर्वाचन कई बार तानाशाही देश भी करा लेते हैं। निर्वाचन के बजाय जनता की सक्रिय सहभागिता, आज़ादी होना। भाई देखो, ईरान में भी लोकतंत्र होता है, लेकिन किसी को कपड़े पहनने पे आपत्ति कर दी गई, ये कौन सा लोकतंत्र है? तो लोक में कई बार तंत्र हावी हो जाता है, लोग पीछे चला जाता है। और इसलिए लोकतांत्रिक का मतलब क्या क्या है? जहां साधारण जनता के बुद्धि चरित्र का विकास हो। क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी साधारण ही नहीं होता, हर व्यक्ति असाधारण है। इसलिए आप देखोगे हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार है और कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ राष्ट्रपति बन सकता है, कोई सांसद बन सकता है, कोई विधायक बन सकता है। तो वह द्रौपदी मुर्मू महोदय राष्ट्रपति राज्यपाल नहीं थी, साधारण थी। राष्ट्रपति राज्यपाल बन गई, असाधारण हो गई। तो खास बात है। इसीलिए जरा हम देखें लोकसभा। दोस्तों, लोकसभा में कितना बड़ा विचार है। हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा। अब जरा देखिए, लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 है, लेकिन फिलहाल वर्तमान संख्या 543 है। तो ध्यान रखने की बात है। अच्छा, कई बार ये हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या 543 संख्या का मतलब 7 सीट पीओके के लिए खाली रखी गई है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए खाली रखी गई है? तो ऐसा नहीं है। ये हमने इसलिए गैप रखा हुआ है कि जो लोकतंत्र में वर्तमान संख्या होती है, अगर इसको चेंज करना है तो स्वाभाविक रूप में इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। संविधान में बार बार संशोधन ना हो, इससे संख्या बढ़ाई जाती है, 10-20 इकट्ठे बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि संविधान में बदलाव बार बार न करना पड़े। इसलिए कई बार वर्तमान संख्या अधिकतम संख्या के बीच में गैप आपको दिखेगा। और इस 543 में जो सांसद आएंगे वो, यानी हमारा पूरा देश 543 लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है। लेकिन सवाल ये है, जब पहली लोकसभा गठन हुआ 1952 में, क्या उस समय भी 543 सांसद थे? तो ऐसा नहीं है। इसलिए जब कहा जाता है कि लोकसभा के वर्तमान सांसद 543 हैं, तो आप पूछोगे सर ये बताओ, ये वर्तमान सांसद 543 हैं, संविधान में कहाँ लिखा गया है? और संविधान में अगर लिखा गया है तो यूपी को कितना मिलेगा, बिहार कितना मिलेगा, तमिलनाडु कितना मिलेगा? तो हमारे संविधान निर्माताओं ने लिख दिया, भाई अधिकतम संख्या इतनी है। संविधान में अधिकतम संख्या है दोस्तों।
अब संविधान में 543 नहीं है बल्कि 550 है। तो आप कहोगे सब ऐसे कैसे हो गया, संविधान में नहीं लिखा गया फिर कैसे हो गया? तो क्योंकि उसके लिए संसद ने विधि का निर्माण किया, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। तो यहाँ होगा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। और ये भी याद दिला दे दोस्तों कि राज्यसभा में जो राज्यों के लिए सीटें हैं वो संविधान की 4थी अनुसूची में लिखा गया है, लेकिन लोकसभा में जो राज्यों की सीटें हैं उसका किसी अनुसूची संविधान में उल्लेख नहीं है। उसका उल्लेख है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 1950। लेकिन आप देखोगे पहली लोकसभा में तो 543 सांसद नहीं थे, पहली लोकसभा में 489 मेंबर थे। और ध्यान में रखने की बात है, इसलिए संविधान ही मान के चलता है कि लोकसभा लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत की जनसंख्या थी लगभग, आप मान लो कि लगभग 50 करोड़। आज भारत की जनसंख्या लगभग 3 होने वाली है। तो लोकसभा अगर लोगों का रिप्रेजेंटेशन करेगी तो फिर लोकसभा की संख्या तो जनसंख्या के हिसाब से बढ़नी चाहिए। आप यहाँ पे बस ध्यान रखना, राज्यसभा लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती, इसलिए राज्यसभा की संख्या जनसंख्या बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। बात ध्यान रखने की है, राज्यसभा की संख्या जनसंख्या बढ़ने से बढ़ेगी नहीं। फिर आप पूछोगे ना सर 1952 में राज्यसभा की संख्या 214 थी, आज 245 हो गई, तो राज्यसभा की संख्या भी तो बढ़ी। तो बच्चों आपको यह दिला दे, राज्यसभा की संख्या इसलिए नहीं बढ़ी कि जनसंख्या बढ़ी, राज्यसभा की संख्या इसलिए बढ़ी कि नए नए राज्य बनते चले गए। ध्यान रखना आप। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है बंगाल। जितनी सीटें पश्चिम बंगाल को राज्यसभा में 1952 में थी, उतनी ही सीटें बंगाल को आज भी हैं। तो राज्यसभा की सीटें जनसंख्या के अनुसार बदलती नहीं, क्योंकि राज्यसभा तो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करता है, राज्यों की आवाज उठाएगा। लोकसभा की सीटें जनसंख्या के हिसाब से बदलेगी। इसलिए हमारा संविधान न तो वर्तमान संख्या की बात करता है और न राज्य के अनुसार संख्या की बात करता है। तो फिर इसका उल्लेख कहाँ किया गया? जन प्रतिनिधित्व 1950 में। इसका उल्लेख किया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 में। लेकिन सीटों का आवंटन, अब सवाल है कि संविधान में तो लिख दिया गया कि अधिकतम संख्या, तो राज्यों के बीच सीटों का आवंटन कैसे किया जाए, या राज्यों के लिए सीटों का आवंटन कैसे किया जाए, बंटवारा कैसे किया जाए, इस सिद्धांत का उल्लेख संविधान में है। बात ध्यान रखने की है, सीटों का उल्लेख संविधान में नहीं है, राज्य की सीट कैसे बांटी जाए उसका उल्लेख संविधान में है। इसका मतलब है कि मान लो कि घर में के विभाजन हो गया, तो हमारे दादाजी ने कह दिया देखो अभी विभाजन इस सिद्धांत से होगा, अब विभाजन किसको बाल्टी मिले, किसको मेज मिले, किसको कुर्सी मिलेगी, वो आपस में तय कर लेना। वैसे संविधान ने कहा भाई राज्यों के लिए सीटों का आवंटन कैसा होना चाहिए, उसका सिद्धांत है। उस सिद्धांत में पहली बात यह है जो संविधान में लिखी गई है, पहली बात यह है कि राज्यों के बीच आवंटित सीटें, राज्यों के बीच आवंटित सीटें जनसंख्या के अनुपात में समान होनी चाहिए। पहली बात ध्यान रखना, ये पहला सिद्धांत संविधान में लिखा गया है, राज्यों के बीच आवंटित सीटें जनसंख्या के अनुपात में समान होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है, अब देखो उत्तर प्रदेश को लोकसभा की 80 सीट है, बिहार को लोकसभा की 40 सीट दी गई है। इसका मतलब है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बिहार की जनसंख्या की 2 गुनी है, या बिहार की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से आधी है। यही तो मतलब हो गया कि राज्यों के बीच आवंटित सीटें समान नहीं, जनसंख्या के अनुपात में समान होनी चाहिए। बात ध्यान रखना,
अगर केवल समान होती फिर वही बात कि उत्तर प्रदेश को भी 40 या सबको 80। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा कम होगी तो भाई लोकतंत्र में जनसंख्या जनता की इच्छा का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो जहाँ ज़्यादा जनता है वहाँ ज़्यादा सीटें दी जाएगी। पहली समानता सिद्धांत बता दिया गया है। इसका मतलब जिसकी जनसंख्या कम उसको सीटें कम, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा उसको सीटें ज़्यादा। तो आप कहोगे सर ये तो फिर बड़ा अच्छा तरीका है, जनसंख्या बढ़ाते जाओ। तो हकीकत की बात है दोस्तों, कई बार तो ऐसा नेताओं ने किया है, वही जनसंख्या बढ़े तो मतदाता बढ़ेंगे, पहली बात। फिर आप कहोगे सर ये बात कैसे आ गई? अब चूंकि जनसंख्या के अनुपात में सीटें बांटी जाएंगी, जनसंख्या का आधार क्या लिया जाएगा? क्योंकि 52 में जनसंख्या अलग थी, आज की जनसंख्या अलग है, तो किस आधार के आधार पर सीटें बटेंगे इसका भी उल्लेख संविधान में है। लेकिन वहां तक आने से पहले तो एक सिद्धांत तो तय हो गया कि जनसंख्या के अनुपात में राज्यों के बीच समान सीटें दी जाएंगी। पहला सिद्धांत तो तय कर दिया हमने। अब दूसरा सिद्धांत की बारी आई, तो आप एक बस अच्छा एक सवाल आप और उठाओगे कि सर ये बताओ, जनसंख्या के अनुपात में सीटें बांटी गई तो इसका मतलब है कि आरंभिक लोकसभा में अगर लोकसभा में 489 सीट थी, इसका मतलब है लगभग देश की जनसंख्या 49 करोड़ थी। क्योंकि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के हिसाब से, और जब हमारे यहाँ संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया तो संविधान सभा के एक सदस्य के निर्वाचन के लिए सिद्धांत रखा गया था कि 10 लाख की जनता के समर्थन के आधार पर संविधान सभा में हमारा एक सदस्य होगा। उसी बात को लोकसभा के लिए अपना लिया गया। तो सामान्य सिद्धांत ये मान लिया गया कि भैया लोकसभा में यानी किसी राज्य को कितनी सीटें बांटी जाए तो 10 लाख पे एक सीटें मिलेगी। इसका मतलब है कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 8 करोड़ होनी चाहिए। तो आरंभिक रूप में हमने मान लिया कि 10 लाख पे एक सीट हम देंगे, इसलिए हमने तय कर लिया ऐसे सीट बांटी। और दूसरी बात हमें सिद्धांत क्या रखना पड़ेगा कि राज्य के अंदर, दूसरा सिद्धांत ये है, पहला राज्य के बीच और दूसरा है राज्यों के अंदर लोकसभा, राज्य के अंदर लोकसभा सीट का आकार समान होना चाहिए। दो सिद्धांत संविधान में दिए गए, राज्य के बीच में समानता होनी चाहिए जनसंख्या के अनुपात में, और राज्य के अंदर, अब मान लो कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं तो 80 लोकसभा सीट में 80 लोकसभा सीट में एक तरफ वाराणसी है, दूसरी तरफ मेरठ है, तीसरी तरफ गाजीपुर है, चौथी तरफ गाजियाबाद है। सभी लोकसभा की सीटें समान होंगी जनसंख्या के अनुपात में। ये बात ध्यान रखना है, यानी 2 समानुपात रखा जाएगा कि जनसंख्या के अनुपात में सभी सीटें एक समान होंगी एक राज्य के भीतर। इसका मतलब है कि लोकसभा सीटों का आकार कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं दोस्तों, अगर हमारे यहाँ हर व्यक्ति का एक मत है तो अलग अलग लोकसभा का आकार बना देंगे तो इससे समानता का सिद्धांत बाधित होगा। दूसरा भी मुद्दा महत्वपूर्ण है। तो 2 सिद्धांत बना लिए कि राज्य के 20 सीटों का आवंटन किया जाएगा जनसंख्या के अनुपात में, राज्य के अंदर सीटों का आवंटन किया जाएगा जनसंख्या के अनुपात में। लेकिन अब देखो दोस्तों, हमारे यहाँ एक समस्या थी, जब भारत में छोटे छोटे राज्य बनने शुरू हुए, नागालैंड बन गया, तो अगर 10 लाख की जनसंख्या के हिसाब से एक सीट किसी को दी जाएगी तो सवाल है सिक्किम जब बना, सिक्किम की आज की जनसंख्या लगभग 7-8 लाख है, आज भी 10 लाख नहीं है। जब 75 में राज्य के रूप में बना तो उसको क्या जनसंख्या मिलती। और अगर केवल 10 लाख हम क्राइटेरिया मान लेंगे तो हो सकता है छोटे राज्यों के लिए समस्या है। तो नागालैंड बनने के बाद खास तौर पर संविधान में एक संशोधन कर दिया गया और संविधान में कहा गया कि जिन राज्यों की आबादी जिन राज्यों की आबादी 60 लाख से कम है, उनके लिए अपवाद बनाया जा सकता है।